नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कहानियां लिखने और पढ़ने का पूरा तरीका बदल कर रख दिया था। आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे रॉबिन्सन क्रूसो को। ये एक ऐसी बुक है जिसे इंग्लिश लिटरेचर का पहला प्रॉपर नॉवल यानी फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है। लेकिन किसी भी ग्रेट बुक को समझने से पहले उसके राइटर के माइंड और उसके टाइम और बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऑथर के कंटेक्स्ट के साथ। इस आइकॉनिक नॉवल को लिखा है डैनियल डिफो ने। उनकी लाइफ अपने आप में किसी रोलर कोस्टर जैसी थी। डैनियल डिफो का जन्म लंदन में साल 1660 में हुआ था। उनके फादर का नाम जेम्स फो था, जो कि एक टैलो शैंडलर थे, यानी मोमबत्ती बनाने और बेचने का काम करते थे। इनकी फैमिली डिसेंटर्स थी। अब ये डिसेंटर्स कौन होते हैं? बेसिकली ये प्रोटेस्टेंट डोमिनेशंस थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के स्ट्रिक्ट टीचिंग्स और रूल्स को नहीं मानते थे। इस रिलीजियस बैकग्राउंड का डैनियल डिफो की लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वो एक डिसेंटर थे। उन्हें उस जमाने की एलीट यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने की परमिशन नहीं थी। इसलिए उन्हें चार्ल्स मॉर्टन के एक डिसेंटिंग अकेडमी में भेजा गया, जहां उन्होंने साइंस और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की, ये सोचकर कि वो आगे चलकर प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 1683 तक इस रिलीजियस लाइफ को छोड़कर एक मर्चेंट बनने का फैसला किया। उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन वो बार बार फेल होते गए और उन्हें कई बार बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ 17th और 18th सेंचुरी का इंग्लैंड पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच लगातार पावर की जंग चल रही थी। डैनियल डिफो ने एक प्रोटेस्टेंट किंग विलियम ऑफ ऑरेंज को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और उनके पैम्फलेट्स वो लिखने लगे। पर जब विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ हुई, तब पॉलिटिकल पावर टॉरीज के हाथ में आ गई, जो डिसेंटर्स के खिलाफ थे। अपने एक पैम्फलेट के चलते डैनियल डिफो को जेल जाना पड़ा और पब्लिक में 3 दिन तक उनको पिलौरी में बांधकर रखा गया और उनका अपमान बहुत ज्यादा किया गया। बाद में उन्होंने एक स्पाई और प्रोपेगेंडिस्ट की तरह भी काम किया। उनकी लाइफ पॉवर्टी और स्ट्रगल से भरी थी और फाइनली 1731 में एक क्रेडिटर से भागते वक्त उनकी डेथ हो गई। ये थी एक ऐसे इंसान की लाइफ जो हमेशा से एक सर्वाइवर रहा, और यही सर्वाइवल की थीम उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन में रिफ्लेक्ट भी होती है। तो चलिए अब मास्टरपीस के कंटेक्स्ट पर चलते हैं। साल 1719, ये वो साल था जब डेनियल डिफो की मैग्नस ओपस रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश हुई थी। उस टाइम के लिटरेचर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा था। पहले लोग रोमांसेस पढ़ना पसंद करते थे, जिसमें नाइट्स, प्रिंसेस और मैजिकल एक्सपीडिशंस की बातें होती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था और उन्हें ऐसी कहानियां चाहिए थी जो उनके अपने एस्पिरेशंस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट करा सके। यहीं से नॉवल की शुरुआत हुई। एक ऐसी फॉर्म जो मैजिकल और आउटलैंडिश चीजों को छोड़कर एक सच्ची सोशल रियलिटी को दिखाती है। रॉबिन्सन क्रूसो इस रियलिस्ट नॉवल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया, जहां एक आम इंसान की ऑथेंटिक स्ट्रगल को बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के साथ दिखाया गया था। लेकिन इस आम इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी का आइडिया कहाँ से आया? ये माना जाता है कि डैनियल डिफो एक सच्ची घटना से इंस्पायर हुए थे। उन्होंने एलेक्जेंडर सेल्क्रिक नाम के एक आदमी का अकाउंट पढ़ा था। एलेक्जेंडर सेल्क्रिक एक सेलर था जिसका अपने क्रू के साथ झगड़ा हो गया था और उसने गुस्से में आकर खुद को अकेले एक डेजर्टेड आइलैंड पर मरून कर लिया था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मदद मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्जेंडर सेल्क्रिक को उस आइलैंड पर 4.5 years अकेले बिताने पड़े और उसकी ये सर्वाइवल स्टोरी पूरे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। डैनियल डिफो ने इस रियल लाइफ अकाउंट को उठाया, लेकिन उसमें अपनी इमेजिनेशन और उस टाइम के बहुत सारे कल्चरल और पॉलिटिकल डिबेट्स डाल दिए, जैसे कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म और रिलीजन। और इसी तरह जन्म हुआ लिटरेचर के सबसे फेमस कास्टअवे का। तो ये था इस नॉवल का बैकग्राउंड और फाउंडेशन। हमने देखा कैसे ऑथर की खुद की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और एक रियल लाइफ इंसिडेंट ने मिलाकर इस मास्टर वर्क को बनाया। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ गया इस एपिक नॉवल की डीप डाइव का। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस कहानी की डिटेल्ड समरी को समझेंगे, ताकि आपको एक एक कैरेक्टर और एक एक इवेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस समरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे तो यही डिटेल्स हमारे काम आएंगी। कहानी डायरेक्ट हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू नहीं होती। नॉवल के शुरू में एक प्रीफेस दिया गया है,
जिसे एक अननेम्ड एडिटर ने लिखा है। ये एडिटर रीडर्स को बताता है कि वो आखिर इस कहानी को क्यों पब्लिश करा रहा है। वो कहता है कि ये एक आम आदमी के एडवेंचर्स की सच्ची कहानी है, अ जस्ट हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स। एडिटर एक बहुत हम्बल और सिंसियर टोन में बताता है कि ये बुक हमें प्रोविडेंस यानी भगवान की मर्जी और उसकी विजडम की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। इस प्रीफेस का मेन मोटिव था रीडर्स को ये यकीन दिलाना कि आगे वो जो पढ़ने वाले हैं वो रियल है और उसमें एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन छुपा हुआ है। अब आते हैं एक्चुअल स्टोरी पर। ये 17th सेंचुरी की बात है। हमारा हीरो रॉबिन्सन क्रूसो यॉर्क नाम के एक टाउन में रहने वाला एक यंग लड़का है। वो एक काफी वेल टू डू यानी कि अमीर जर्मन ओरिजिन के मर्चेंट का तीसरा और सबसे छोटा बेटा है। क्रूसो के फादर उसे एक सेफ और सिक्योर लाइफ देना चाहते थे। उनका मानना था कि सोसाइटी का जो मिडल स्टेशन होता है, यानी ना कि बहुत अमीर और ना कि बहुत गरीब यानी मिडिल क्लास होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए वो चाहते थे कि क्रूसो लॉ की पढ़ाई करे और एक सेटल्ड लाइफ जिए। लेकिन क्रूसो का दिल तो समुंदर के एडवेंचर्स में अटका था। अपने पेरेंट्स के रोने और मना करने के बावजूद सितंबर 1 1651 को वो अपने एक दोस्त के साथ लंदन की तरफ निकल पड़ता है। उसका पहला ही सी वॉयज किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। एक बहुत भयानक स्टॉर्म आता है और वो मरते मरते बचता है। क्रूसो को लगता है कि यह भगवान का कोई इशारा या फिर डिवाइन वार्निंग है जो उसे घर लौटने के लिए कह रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इन सारी वार्निंग्स को भूलकर आगे बढ़ जाता है और यहीं से शुरू होता है उसकी लाइफ का असली स्ट्रगल। अपने सेकंड वॉयज में क्रूसो कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन उसकी किस्मत फिर पलट जाती है। उसकी शिप पर मूरिश पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं और उसे कैप्चर करके नॉर्थ अफ्रीकन टाउन सल्ली में स्लेव बना देते हैं। कुछ साल बाद एक दिन मछली पकड़ने के बहाने क्रूसो और एक छोटे स्लेव बॉय जिसका नाम जरी था, उसके साथ वो मिलकर वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उन्हें काइंड हार्टेड पोर्टुगीज कैप्टन मिलता है जो उन्हें सिक्योरली रेस्क्यू करता है और ब्राजील ले जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रूसो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा था, लेकिन ब्राजील पहुंचते ही वो उस छोटे लड़के जूरी को कैप्टन को बेच देता है, इस शर्त पर कि 10 साल बाद वो उसे आजाद कर देगा। ब्राजील में क्रूसो काफी सक्सेसफुल होता है और एक टबैको प्लांटेशन ओनर बन जाता है। लेकिन उसके अंदर का लालच और रेस्टलेसनेस उसे शांति से बैठने नहीं देती। अपने प्लांटेशन के लिए और ब्लैक स्लेव लेने के मकसद से वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ एक नए वॉयज पर निकलता है। और गेस करिए क्या होता है? एक भयानक तूफान। उसकी शिप ट्रिनिदाद के कोस्ट पर wreck हो जाती है, यानी पूरी तरीके से टूट जाती है। पूरे क्रू में सिर्फ एक अकेला इंसान जिंदा बचता है और वो था रॉबिन्सन क्रूसो। शुरू में वो पूरी तरीके से टूट जाता है, उसे अपने फादर की दी हुई वार्निंग्स याद आती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और भगवान को थैंक यू कहता है कि कम से कम उसकी जान तो बच गई। वो वापस टूटी हुई शिप पर कई चक्कर लगाता है और वहां से गन्स, खाना और जरूरत का सामान निकाल लेता है। अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स और सैवेजेस से बचाने के लिए वो एक किला बनाता है। दिन और तारीख याद रखने के लिए वो एक बड़ा सा क्रॉस बनाता है जिस पर वो लिखता है September 1 1959, और हर रोज उस पे एक मार्क लगाता है, एक नॉच लगाता है, ताकि उसका टाइम का हिसाब ना बिगड़े। वो एक डेली जर्नल भी मेंटेन करता है जहां वो अपनी हर छोटी बड़ी डिस्कवरी को लिखता है। जून 1660 में वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है और हेलुसिनेशन में उसे एक एंजल दिखता है जो उसे अपने पापों का पश्चाताप रिपेंट करने को कहता है। इसके बाद क्रूसो पूरी तरीके से बदल जाता है। वो न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू करता है और इस सजा को डिवाइन डिलीवरेंस यानी मुक्ति मानने लगता है। धीरे धीरे वो आइलैंड को मास्टर करने लगता है। वो एक छोटा सा बोवर बन जाता है और खुद को वहां का किंग बुलाने लगता है। वो बकरियां पालता है, पोट्री सीखता है, ब्रेड बनाता है और एक पैरट को अपना पेट बना लेता है और उसको बोलना सिखाता है। उसकी अपनी छोटी सी टेरिटरी बन जाती है वहां पर। सालों तक सब कुछ परफेक्टली शांत चल रहा था, पर एक दिन उस आइलैंड्स की रेत पर क्रूसो को कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। एक इंसान के पैर के निशान, यानी एक मैन्स फुटप्रिंट। ये देखते ही उसकी रूह कांप जाती है। उसे लगता है कि आसपास कैनिबल्स, इंसान का मांस खाने वाले लोग रहते हैं। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी बकरियों को अंडरग्राउंड छिपा देता है और फुल्ली आर्म्ड रहने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे आइलैंड्स पर मरे हुए इंसानों के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं जो किसी कैनिबल फीस्ट का नतीजा थे। एक दिन क्रूसो देखता है कि करीब 30 कैनिबल्स आइलैंड पर आए हैं अपने विक्टिम को मारने के लिए। एक विक्टिम वहां से भाग निकलता है और क्रूसो की तरफ आता है। क्रूसो उसकी मदद करता है और कैनिबल्स को मार गिराता है।
वो आदमी ग्रैटिट्यूड के मारे क्रूसो के सामने झुक जाता है और जिंदगी भर उसकी सेवा करने का प्रॉमिस करता है। क्योंकि क्रूसो ने उसे फ्राइडे के दिन बचाया था, वो उसका नाम फ्राइडे रखता है। धीरे-धीरे क्रूसो उसे इंग्लिश के वर्ड्स और क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाता है। फ्राइडे क्रूसो का एक लॉयल कंपेनियन बन जाता है और अब क्रूसो आइलैंड पर अकेला नहीं है। बाद में क्रूसो और फ्राइडे मिलकर फ्राइडे के फादर को और ज्यादा कैनिबल्स के चंगुल से बचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आइलैंड के पास एक इंग्लिश शिप आती है। दरअसल इस शिप पर एक म्यूटिनी हुई थी और क्रू ने अपने ही कैप्टन को प्रिजनर बना लिया था। क्रूसो और फ्राइडे अपनी स्ट्रेंथ और दिमाग का यूज करके म्यूटनर्स को हरा देते हैं और कैप्टन को बचा लेते हैं। क्रूसो और वो कैप्टन उन म्यूटनर्स से झूठ बोलते हैं कि ये आइलैंड एक गवर्नर के अंडर आता है, एक इंपीरियल टेरिटरी है। और ये कैप्टन खुश होकर क्रूसो को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का ऑफर देता है। हार कर क्रूसो अपनी बची हुई उम्र जीने के लिए दिसंबर 1686 को आइलैंड को विदा कह देता है। जब वो इंग्लैंड पहुंचता है तो देखता है कि सालों पहले जो ब्राजील के प्लांटेशन वो छोड़कर गया था, वहां की विडो फ्रेंड ने उसका पैसा संभाल कर रखा था और अब वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस यानी कि अमीर आदमी बन चुका है। वापस लौटते टाइम वो स्पेन के रास्ते से लैंड से ट्रेवल करता है, जहां उसे बहुत खराब मौसम और वाइल्ड एनिमल्स का सामना करना पड़ता है। वो एंड में शादी करता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ की जल्दी डेथ हो जाती है। और अपने अंदर की पुरानी एडवेंचरस आग को शांत करने के लिए 1694 में वो एक ट्रेडर बनकर वापस ईस्ट इंडीज निकल जाता है। अपने आइलैंड को भी विजिट करता है, जो अब एक पूरी तरीके से प्रॉपर कॉलोनी बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बिल्कुल डिटेल्ड समरी, कैसे एक जिद्दी एम्बिशियस लड़का अपनी गलतियों की वजह से नेचर के आगे झुकता है, सीखता है और एक आइलैंड को ठीक वैसे ही कॉलोनाइज करता है, जैसे उस दौर का ब्रिटेन दुनिया भर को कॉलोनाइज कर रहा था। अब हमारे पास आगे एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन एक मास्टरपीस सिर्फ अपनी कहानी से नहीं बल्कि उसमें छिपे डीप मैसेजेस यानी थीम से बनता है। थीमेटिक एस्पेक्ट्स किसी भी टेक्स्ट में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और नॉवल को मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। अब हम रॉबिन्सन क्रूसो के उन मेजर थीम्स को डिकोड करेंगे, जिन्होंने इस नॉवल को 18th सेंचुरी से लेकर आज तक रिलेवेंट बनाए रखा है। चलिए फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले और सबसे प्रोमिनेंट थीम है फिलियल डिसोबीडियंस का। इस नॉवल की फाउंडेशन एक्चुअली बिब्लिकल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। याद है, क्रूसो के फादर ने उसे समुंदर में जाने से मना किया था और मिडल स्टेशन की लाइफ जीने को कहा था, लेकिन क्रूसो नहीं माना। वेस्टर्न इमेजिनेशन में इस डिसोबीडियंस को डायरेक्ट एडम और ईव के ओरिजिनल सिन से कंपेयर किया गया है। जिस तरह एडम ने भगवान की बात ना मानकर फॉरबिडन फ्रूट खाया था, बिल्कुल वैसे ही क्रूसो ने अपने फादर की बात को टाल दिया। इस वजह से क्रूसो अपने आइलैंड आइसोलेशन को एक डिवाइन पनिशमेंट मानता है, जो एडन से एक्सपल्जन जैसा है। लेकिन बाद में रिसेप्टेंस के थ्रू उसे रिडेम्पशन मिलती है और एंड में जब वो अमीर बन जाता है, तो वो अपनी लाइफ को बाइबल के कैरेक्टर जॉब से कंपेयर करता है, जिसे उसकी पेशेंस का रिवॉर्ड मिला था। तो ये एक मॉरल लेसन है कि गलती की सजा जरूर मिलती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से भगवान माफ भी कर देते हैं। आप बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेटिंग की, द आइलैंड। ये आइलैंड सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां 17th और 18th सेंचुरी के फियर्स और डिलेमास को टेस्ट किया गया है। ये एक ऐसी जगह बनी जहां क्रूसो को अपने आप को फिर से बिल्ड करने का चांस मिला, मॉडर्न लिविंग के बर्डन से बिल्कुल दूर। साथ ही ये आइलैंड कोलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा मेटाफर भी है। क्रूसो ने इस नए आइलैंड को मैप किया, अपनी मर्जी से उस पर ऑर्डर्स इम्पोज किए और इवेंचुअली उसे अपना प्रॉपर्टी बना लिया। इसके अलावा मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट आइलैंडिंग के कॉन्सेप्ट को चाइल्डहुड से भी जोड़ते हैं, जहां एडल्ट्स बच्चों को रियल दुनिया से दूर एक आइडियलिक एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं। ये थीम आपस में डीपली कनेक्टेड है। रॉबिन्सन क्रूसो को ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस का एक पोस्टर बॉय माना जाता है। जब क्रूसो आइलैंड पर अकेला बसता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत लैंड को मास्टर करने लगता है। और जब उसकी लाइफ में फ्राइडे आता है, तो क्रूसो उसे एक इक्वल ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसे कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपनी सोशियो कल्चरल बिलीफ उस पर इम्पोज करता है। क्रूसो के हिसाब से वो खुद सिविलाइजेशन का सिंबल है और फ्राइडे सेवेजरी का, इसलिए वो फ्राइडे को सब्जेक्शन और सर्विट्यूड में रखता है। क्रूसो को स्लेवरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से स्लेवरी ट्रेड का एक नॉर्मल हिस्सा था। हालांकि नॉवल में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां क्रूसो क्वेश्चन करता है कि क्या कैनिबल्स के कस्टम को उसको जज करने का हक है, या फिर स्पेनिश इंक्विजिशन इन सैवेजेस से ज्यादा ब्रूटल नहीं थी क्या। पर ओवरऑल ये नॉवल व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा हाईलाइट करती है।
इस नॉवल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिविजुअलिज्म का सेलिब्रेशन। क्रूसोस एमर्जिंग मिडिल क्लास और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस और इनहेरिटेंस से हटकर अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहती थी। क्रूसो की इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। लेकिन 18th सेंचुरी की सोसाइटी इस आजादी, इस फ्रीडम से डरती भी थी। उन्हें लगता था कि अगर हर कोई अपनी मर्जी से चलेगा तो सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट जाएंगे। इसलिए नॉवल में क्रूसो को उसके वेवर्डनेस के लिए सजा मिलती है, ताकि इंडिविजुअलिज्म और सोसाइटल रूल्स के बीच एक बैलेंस बना रहे। अब आते हैं एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, टैबुला रसा, जिसका मतलब होता है एक ब्लैंक स्टेट या फिर खाली पन्ना। 17th सेंचुरी के फेमस फिलोसफर जॉन लॉक के अकॉर्डिंग इंसान का दिमाग बचपन में एक खाली स्टेट जैसा होता है, जिसे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस से भरा जाता है। डैनियल डेफो ने क्रूसो के आइलैंड आइसोलेशन को इसी तरीके से दिखाया है, जैसे वो सोसाइटी के रूल से दूर एक ब्लैंक स्टेट पर अपनी लाइफ को दोबारा लिख रहा हो। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि क्रूसो फ्राइडे को भी टैबुला रसा समझता है। वो फ्राइडे के खुद के कल्चर, आइडियोलॉजी और रिलीजन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और उसे एक बच्चा इन्फेंटलाइज समझकर उस पर अपना वेस्टर्न रिलीजन और लैंग्वेज थोप देता है। कमाल की बात तो ये है कि इस बुक ने लिटरेचर में एक पूरी नई सब जॉनरा क्रिएट कर दी थी, जिसे हम रॉबिन्सनेड कहते हैं। इस टर्म को 1731 में योहान गॉटफ्रिड शेनबेल ने कॉइन किया था। इस जॉनरा में ऐसी कहानियां आती हैं जहाँ यूरोपियन लोग अकेले आइलैंड पर फंस जाते हैं और वहां सरवाइव करते हैं, अपने आसपास की चीजों से घर बनाते हैं। आज के पॉपुलर टीवी शोज जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड या सर्वाइवर और लॉस देखते होंगे आप। ये सब इसी लेगेसी का हिस्सा है जहां ह्यूमन सर्वाइवल को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस से हम ये समझ सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो सिर्फ एक सिंपल एडवेंचर स्टोरी नहीं है जिसमें एक आदमी तूफान में फंस गया हो। ये उस जमाने के इंग्लैंड का एक मिरर है। ये नॉवल मिडिल क्लास की उम्मीदों, पुरानी ट्रेडिशंस के टूटने, नए कैपिटलिज्म के राइज और कॉलोनियलिज्म की शुरुआत का एक लाजवाब रिफ्लेक्शन है। एक तरफ ये हमें हार्ड वर्किंग और सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखाता है, तो दूसरी तरफ ये हमें उस टाइम के रेशियल और इंपीरियल पॉलिसीज की डार्क रियलिटी को भी दिखाता है। आज भी 300 साल बाद हम इस कहानी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसकी सर्वाइवल, अकेलेपन और खुद को खोजने यानी सेल्फ डिस्कवरी की ये कहानी पूरी ह्यूमैनिटी से रिलेट करती है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो और आपको रॉबिन्सन क्रूसो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश चैनल को और ऐसे इंसाइटफुल डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।